परिचय एकहार्ट टोल द्वारा द पावर ऑफ नाउ का ओवरव्यू। द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोल की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुस्तक है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जीने की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रेरित करती है। 1997 में प्रकाशित यह किताब एक बेस्टसेलर बन गई है और दुनिया भर के लाखों पाठकों को यह सिखाने में मदद कर रही है कि अतीत और भविष्य पर हमारा माइंड कैसे नियंत्रित रहता है और यह हमें सच्ची पीस और हैप्पीनेस से दूर करता है। किताब का मुख्य विषय यह है कि केवल प्रेजेंट मोमेंट ही वास्तविकता है और समय की भ्रामक प्रकृति को पहचानकर हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। टोल बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने माइंड के निरंतर विचारों से खुद को अलग कर लेता है तो वह दुखों से ऊपर उठ सकता है और अपनी असली एसेंस, जो मौन और उपस्थिति में निहित है, का अनुभव कर सकता है। यह पुस्तक विभिन्न स्पिरिचुअल परंपराओं की बुद्धिमत्ता, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और व्यावहारिक सलाह का मिश्रण करती है ताकि पाठकों को उनकी असली नेचर की जागरूकता की ओर मार्गदर्शन किया जा सके। इस अवेकनिंग के माध्यम से टोल का मानना है कि व्यक्ति आंतरिक शांति, आनंद और ईगो की प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 1 यू आर नॉट योर माइंड। पहले अध्याय में टोल उस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं कि हम अपने माइंड से ही होते हैं। वह सुझाव देते हैं कि हमारे अधिकांश दुख हमारे विचारों के साथ अटैचमेंट से आते हैं। वह वॉचर की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, यानी वह हिस्सा जो हमारे विचारों को देखता है बिना उनमें उलझे। माइंड को ऑब्जर्व करके हम उससे डिसआइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हैं और एक गहरे सेंस ऑफ सेल्फ का अनुभव कर सकते हैं जो विचारों से परिभाषित नहीं होता। की कॉन्सेप्ट्स। द इल्यूजन ऑफ द माइंड। टोल बताते हैं कि माइंड हम नहीं है, यह एक उपकरण है जिसका सही उपयोग किया जा सकता है या गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जब माइंड हावी होता है तो यह एक भ्रमित सेल्फ की रचना करता है जिससे दुख उत्पन्न होता है। द वॉचर, यह उस अवेयरनेस को संदर्भित करता है जो विचारों से परे होती है। इस अवेयरनेस को विकसित करके हम विचारों और भावनाओं को बिना उनके द्वारा ओवरवेल्म्ड हुए देख सकते हैं। डिसआइडेंटिफिकेशन, यह प्रक्रिया यह पहचानने की है कि विचार हम नहीं हैं और यह हमारी सच्ची एसेंस को परिभाषित नहीं करते। Important quotes. The mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive. मन एक उत्कृष्ट उपकरण है यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए। गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो यह बहुत विनाशकारी हो सकता है। The beginning of freedom is the realization that you are not the possessing entity, the thinker. Knowing this enables you to observe the entity. स्वतंत्रता की शुरुआत इस समझ से होती है कि आप विचारक नहीं हैं, वह इकाई जिसके विचार होते हैं। यह जानने से आपको उस इकाई को देखने की क्षमता मिलती है। Key lessons. यह समझना कि आप अपने माइंड नहीं है, दुखों से मुक्ति की ओर पहला कदम है। थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के देखना आपको उनसे अलग होने की अनुमति देता है, जिससे अधिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप यह महसूस करते हैं कि सेल्फ केवल विचारों से परिभाषित नहीं होती, बल्कि एक गहरी अवेयरनेस से होती है। Chapter 2 Consciousness, The Way Out of Pain. इस अध्याय में टोल पेन की प्रकृति और यह कैसे प्रेजेंट मोमेंट के प्रति रेजिस्टेंस से जुड़ी होती है, इसकी गहराई से चर्चा करते हैं। वह पेन बॉडी की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे अंदर जीता जागता पुराना भावनात्मक दर्द होता है और कुछ ट्रिगर्स द्वारा सक्रिय हो जाता है।
अध्याय यह बताता है कि इस पेन बॉडी से पहचान करना कैसे दुख को बनाए रखता है और कॉन्शियसनेस इसका मार्ग कैसे हो सकता है। की कॉन्सेप्ट्स। द पेन बॉडी। टोल के शिक्षाओं में एक प्रमुख अवधारणा यह हमारे अंदर मौजूद पुराने भावनात्मक दर्द का संग्रह होता है। यह नकारात्मक भावनाओं से पोषण पाता है और समान ऊर्जा द्वारा सक्रिय होता है। प्रेजेंस एज हीलिंग। टोल तर्क देते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाने से पेन बॉडी को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह कॉन्शियसनेस की रोशनी में जीवित नहीं रह सकता। सरेंडर। वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करना बिना प्रतिरोध के दुख को समाप्त करने का मार्ग है। Important quotes. The greater part of human pain is unnecessary. It is self-created as long as the unobserved mind runs your life. मनुष्य के दुख का बड़ा हिस्सा अनावश्यक है। यह तब तक आत्मनिर्मित होता है जब तक अनदेखा मन आपका जीवन चलाता है। Pain can only feed on pain. Pain cannot feed on joy. It finds it quite indigestible. दर्द केवल दर्द पर ही पोषित हो सकता है। दर्द खुशी पर नहीं पोषित हो सकता। उसे यह पूरी तरह से असहनीय लगता है। Key lessons. पेन बॉडी हमारे अंदर जमा पुराने भावनात्मक दुख का संग्रह है, जिसे प्रेजेंस के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। पेन बॉडी की कॉन्शियस अवेयरनेस पहला कदम है इसे समाप्त करने और इससे मुक्ति पाने की। प्रेजेंट मोमेंट को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करने से गहरे दर्द का उपचार संभव है। Chapter 3 Moving Deeply into the Now. इस अध्याय में टोल यह बताते हैं कि कैसे वर्तमान में अधिक गहराई से जीना संभव है। वह प्रेजेंस के सामने आने वाली सामान्य बाधाओं, जैसे कि माइंड की समय पर एडिक्शन और ईगो की ड्रामा की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं। टोल इस बात पर जोर देते हैं कि इन बाधाओं के प्रति जागरूक होकर और प्रेजेंस का अभ्यास करके हम अधिक पूर्ण और वास्तविक जीवन जी सकते हैं। Key concepts. Time and the mind. माइंड लगातार पास्ट या फ्यूचर पर केंद्रित रहता है, जिससे एक इल्यूजन ऑफ टाइम बनता है जो हमें वर्तमान क्षण से दूर खींचता है। दी ईगोज ड्रामा. ईगो संघर्ष, ड्रामा और समस्याओं के साथ पहचान पर Chapter 4 Mind Strategies for Avoiding the Now. इस अध्याय में टोल बताते हैं कि माइंड कैसे प्रेजेंट मोमेंट से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है। इनमें ओवरथिंकिंग, चिंता करना,
और समस्याओं के प्रति ऑब्सेशन शामिल है। वह यह भी बताते हैं कि ईगो अब में रहने का विरोध करता है क्योंकि इसे नियंत्रण खोने का डर होता है। यह अध्याय यह बताता है कि इन रणनीतियों को कैसे पहचाना जा सकता है और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है, जिससे हम अधिक पूर्ण रूप से प्रेजेंट में जी सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। ओवरथिंकिंग। मन अक्सर बहुत अधिक विचार करता है और विश्लेषण करता है, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव करने से विचलित करता है। वरी एंड एंजाइटी। ये भावनाएं अक्सर भविष्य की उन घटनाओं पर आधारित होती है जो शायद कभी नहीं होंगी, और ये हमें वर्तमान से दूर खींचती है। ईगो रेजिस्टेंस। ईगो वर्तमान का विरोध करता है क्योंकि यह अतीत और भविष्य के साथ आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है और इसे वर्तमान क्षण में समाप्त हो जाने का डर होता है। Important quotes. Worry pretends to be necessary but serves no useful purpose. चिंता आवश्यक होने का नाटक करती है, लेकिन इसका कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होता। The ego could be defined simply in this way: a dysfunctional relationship with the present moment. ईगो को इस तरह सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है: वर्तमान क्षण के साथ एक असामान्य संबंध। Key lessons. ओवरथिंकिंग और वरीइंग वे रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग मन प्रेजेंट मोमेंट से बचने के लिए करता है। इन मानसिक पैटर्नों को पहचानकर और उनसे दूर होकर आप नाव के साथ अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। ईगो का रेजिस्टेंस वर्तमान से पार किया जा सकता है माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और अब को अपना कर। Chapter 5. The State of Presence. इस अध्याय में टोल प्रेजेंस की स्थिति का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि प्रेजेंस एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जहां हम पूरी तरह से अवेयर और अवेक होते हैं, बिना विचारों में उलझे। यह स्थिति सच्ची शांति और फुलफिलमेंट का अनुभव करने की कुंजी है। की कॉन्सेप्ट्स। प्रेजेंस एक ऐसी स्थिति जहां हम पूरी तरह से कॉन्शियस और अवेयर होते हैं और मन के डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं। अवेयरनेस एंड बीइंग। प्रेजेंस का मतलब है उस गहरे सेंस ऑफ बीइंग से जुड़ना जो हमेशा उपस्थित होता है, जो मन से परे होता है। इनर स्पेस। टोल इनर स्पेस की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जो वह अवेयरनेस है जो हमें प्रेजेंस का अनुभव करने की अनुमति देती है। Important quotes. Presence is when you are no longer waiting for the next moment, believing that the next moment will be more fulfilling than this one. Presence तब है जब आप अगले क्षण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते, यह विश्वास करते हुए कि अगला क्षण इससे अधिक पूर्ण होगा। To be aware of little quiet things, you need to be quiet inside. छोटी, शांत चीजों के बारे में जागरूक होने के लिए आपको अंदर से शांत होना आवश्यक है। Key lessons. Presence शुद्ध जागरूकता की स्थिति है, जहां मन के डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दिया जाता है। अवेयरनेस की इनर स्पेस से जुड़ने से आप अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। सच्ची शांति और फुलफिलमेंट केवल प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होकर ही आती है। Chapter 6. The Inner Body. इस अध्याय में टोल बॉडी से जुड़ने के महत्व पर जोर देते हैं ताकि व्यक्ति की प्रेजेंस की स्थिति और गहरी हो सके। वह बताते हैं कि इनर बॉडी पर ध्यान देने से हम प्रेजेंट मोमेंट में अधिक गहराई से स्थिर हो सकते हैं और अधिक अलाइवनेस और प्रेजेंस का अनुभव कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। बॉडी अवेयरनेस। इनर बॉडी पर ध्यान केंद्रित करने से हमें प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर रहने और अपनी सच्ची एसेंस से जुड़े रहने में मदद मिलती है। एनर्जी फील्ड। इनर बॉडी को एक एनर्जी फील्ड के रूप में वर्णित किया गया है जो हमेशा उपस्थित और जीवित होता है
और गहरी कॉन्शियसनेस की ओर एक गेटवे प्रदान करता है। द लाइटनेस ऑफ बीइंग, टोल बताते हैं कि इनर बॉडी के प्रति जागरूकता रखने से एक प्रकार की हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। Important quotes. The more consciousness you direct into the inner body, the higher its vibrational frequency becomes. जितनी अधिक कॉन्शियसनेस आप अपने इनर बॉडी की ओर निर्देशित करते हैं, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ही अधिक हो जाती है। Your outer journey may contain a million steps. Your inner journey only has one, the step you are taking right now. आपकी बाहरी यात्रा में लाखों कदम हो सकते हैं, आपकी आंतरिक यात्रा में केवल एक कदम होता है, जो आप अभी उठा रहे हैं। Key lessons. इनर बॉडी से जुड़ने से आप प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर रहते हैं और अपनी प्रेजेंस की गहराई बढ़ाते हैं। इनर बॉडी एक एनर्जी फील्ड है जो गहरी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की ओर एक मार्ग प्रदान करता है। इनर बॉडी की जागरूकता बनाए रखने से आप जीवन में हल्कापन और शांति का अनुभव कर सकते हैं। Chapter 7 Portals into the Unmanifested. इस अध्याय में टोल अनमैनिफेस्टेड की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो भौतिक दुनिया और माइंड से परे की गहरी वास्तविकता को संदर्भित करता है। वह बताते हैं कि अनमैनिफेस्टेड सभी सृजन का स्रोत है और इसे प्रेजेंस के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। टोल कई पोर्टल्स या गेटवेज का वर्णन करते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश कर सकता है, जैसे कि मौन, शांति और विचारों का समाप्त होना। Key concepts. The unmanifested. Unmanifested वह निराकार, समयहीन और अनंत अस्तित्व का पहलू है, जो सभी सृजन का स्रोत है। यह भौतिक और मानसिक आयामों से परे है और केवल प्रेजेंस के माध्यम से ही सुलभ है। पोर्टल्स टू प्रेजेंस. टोल कई पोर्टल्स की पहचान करते हैं, जो हमें अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। इनमें मौन, शांति, आत्मसमर्पण और इनर बॉडी की जागरूकता शामिल है। ये पोर्टल्स हमें एगोइक माइंड से परे ले जाते हैं और हमें गहरी वास्तविकता से Chapter 8 Enlightened Relationships. यह अध्याय एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स की अवधारणा पर केंद्रित है, जहां दोनों साथी अपनी आंतरिक प्रेजेंस के साथ गहराई से जुड़े होते हैं और केवल ईगो से पहचान नहीं करते। टोल बताते हैं कि अधिकांश संबंध ईगो की जरूरतों और डर पर आधारित होते हैं, जिससे संघर्ष और पीड़ा उत्पन्न होती है। हालांकि जब व्यक्ति प्रेजेंट और अवेयर होते हैं,
वे इन एगोइक पैटर्न्स को पार कर सकते हैं और प्रेम, स्वीकृति और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध बना सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। दी ईगो इन रिलेशनशिप्स। टोल बताते हैं कि कैसे ईगो अक्सर संबंधों में हावी हो जाता है, जिससे सत्ता संघर्ष और पीड़ा उत्पन्न होती है। ईगो कमी की भावना से प्रेरित होता है और संबंधों का उपयोग इस शून्य को भरने के लिए करता है। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। एक एनलाइटेंड रिलेशनशिप वह होता है जिसमें दोनों साथी प्रेजेंस में स्थिर होते हैं और एक दूसरे को अपने एगोइक नीड्स को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं करते। ऐसे संबंध प्रेम, स्वीकृति और आपसी समर्थन से युक्त होते हैं। दी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंस। प्रेजेंस संबंधों में आवश्यक होती है क्योंकि यह व्यक्तियों को एगोइक पैटर्न से आगे बढ़ने और अपने सच्चे एसेंस के साथ जुड़ने की अनुमति देती है। इससे दूसरों के साथ गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनते हैं। Important quotes. If you both agree that the relationship will be your spiritual practice, so much the better. यदि आप दोनों इस बात से सहमत हैं कि आपका संबंध आपकी आध्यात्मिक साधना होगा, तो यह और भी बेहतर है। To love is to recognize yourself in another. प्रेम करना मतलब खुद को दूसरे में पहचानना है। Key lessons. ईगो से संचालित संबंधों में अक्सर संघर्ष और पीड़ा होती है, क्योंकि ईगो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपनी कमी की भावना को पूरा करना चाहता है। Enlightened relationships प्रेजेंस में जड़े होते हैं और दोनों साझेदारों को उनके सच्चे सेल्फ से जोड़ते हैं, जिससे गहरे और अधिक संतोषजनक संबंध बनते हैं। संबंधों में प्रेजेंस का अभ्यास करने से एगोइक पैटर्न्स को पार किया जा सकता है और प्रेम, स्वीकृति और आपसी समर्थन को बढ़ावा मिलता है। Chapter 9. Beyond happiness and unhappiness there is peace. इस अध्याय में टोल सच्ची शांति की अवधारणा का अन्वेषण करते हैं, जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के द्वैत से परे है। वह बताते हैं कि अधिकांश लोग प्लेजर की तलाश और पेन से बचने के चक्र में फंसे रहते हैं, जिससे वे मन के उतार चढ़ाव में उलझे रहते हैं। टोल के अनुसार सच्ची शांति स्टिलनेस और प्रेजेंस में मिलती है, जो इन द्वैतों से परे है। की कॉन्सेप्ट्स। द साइकिल ऑफ प्लेजर एंड पेन। टोल बताते हैं कि मन लगातार प्लेजर की तलाश और पेन से बचने में लगा रहता है, जिससे अटैचमेंट और अवर्जन का अंतहीन चक्र उत्पन्न होता है। यह चक्र हमें सच्ची शांति का अनुभव करने से रोकता है। ट्रांसेंडिंग ड्यूअलिटी। सच्ची शांति हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के द्वैत से परे होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। इनर पीस। इनर पीस एक स्टिलनेस और प्रेजेंस की स्थिति है जो मन के उतार चढ़ाव से परे होती है। यह सच्चे आनंद और कल्याण का आधार है। Important quotes. True happiness is found in the realization that happiness is not based on external circumstances. सच्ची खुशी इस एहसास में मिलती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती। What is often called joy is the play of life energy itself. It is not dependent on anything or anyone. जिसे अक्सर आनंद कहा जाता है, वह स्वयं जीवन ऊर्जा का खेल है। यह किसी चीज या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। Key lessons. मन का प्लेजर से जुड़ाव और पेन से बचाव का चक्र सच्ची शांति और संतोष को रोकता है। सच्ची शांति हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के द्वैत से परे मिलती है और स्टिलनेस के साथ जुड़ने से उत्पन्न होती है। इनर पीस एक ऐसी स्थिति है जो प्रेजेंस से उत्पन्न होती है और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। Chapter 10. The meaning of surrender.
द पावर ऑफ नाउ का अंतिम अध्याय सरेंडर की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसे टोल आध्यात्मिक जागृति और इनर पीस की कुंजी बताते हैं। सरेंडर का अर्थ है वर्तमान क्षण को जैसा है वैसे ही पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी विरोध के। टोल बताते हैं कि जो है उसे स्वीकार करने से हम जीवन की धारा के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और गहरी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। सरेंडर टू द प्रेजेंट मोमेंट। सरेंडर का अर्थ है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। यह स्वीकृति निष्क्रिय नहीं है, बल्कि अब की वास्तविकता के साथ सक्रिय रूप से तालमेल बैठाना है। लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस, जो है उसका विरोध करने से पीड़ा होती है। रेजिस्टेंस को छोड़ने से हम शांति का अनुभव कर सकते हैं और जीवन की प्राकृतिक लय के साथ प्रवाहित हो सकते हैं। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। वर्तमान क्षण को स्वीकार करना निराशा का संकेत नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि जो भी होता है वह जीवन की अनफोल्डिंग का एक हिस्सा है। यह स्वीकृति हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता से कार्य करने की अनुमति देती है। Important quotes. Surrender is the simple but profound wisdom of yielding to rather than opposing the flow of life. सरेंडर जीवन की धारा का विरोध करने के बजाय उसके साथ बहने की सरल लेकिन गहन बुद्धिमत्ता है। Whatever you accept completely will take you to peace. जो कुछ भी आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, वह आपको शांति की ओर ले जाएगा। Key lessons. बिना विरोध के वर्तमान क्षण को स्वीकार करना आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति की कुंजी है। रेजिस्टेंस को छोड़ने से हम जीवन की प्राकृतिक लय के साथ प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे पीड़ा कम होती है और शांति बढ़ती है। बिना किसी निर्णय या अटैचमेंट के जो है उसे स्वीकार करने से हम आंतरिक स्पष्टता और बुद्धिमत्ता से कार्य कर सकते हैं। Conclusion. Embracing the power of now. The power of now जीवन को बदलने वाला एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो हमें केवल वर्तमान क्षण को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने की शिक्षा देता है। प्रेजेंस, अवेयरनेस और सरेंडर के अभ्यासों के माध्यम से टोल हमें मन द्वारा उत्पन्न पीड़ा से मुक्त जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इस किताब के प्रमुख सिद्धांत, जैसे सेपरेशन फ्रॉम द माइंड, पेन बॉडी और पावर ऑफ प्रेजेंस, हमें हमारी सच्ची एसेंस को जागृत करने के उपकरण के रूप में काम करते हैं। टोल की शिक्षाएं हमें निरंतर विचारों की धारा से बाहर निकलने और टाइमलेस, फॉर्मलेस वर्तमान क्षण की वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसा करने पर हम यह खोजते हैं कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों या भविष्य की उपलब्धियों में नहीं मिलती, बल्कि यहाँ, अभी की सरल जागरूकता में पाई जाती है।